हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे टू अ स्काईलार्क पोएम के बारे में, जो कि पीबी शैली द्वारा कंपोज किया गया है, जो कि आपके पार्ट 1 के एग्ज़ाम जो होने वाला है एलएनएमयू का 2023 में, उसके पेपर 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 में क्रिटिकल एप्रिसिएशन के पार्ट में आपका 5 पोएम, पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी का 5 पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका टू द स्काईलार्क, माई लास्ट डचेस, ओड टू अ नाइटिंगेल और द पुली और टू अ स्काईलार्क। ये 5 पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन आप करके जाइएगा, जिसमें चार का क्रिटिकल एप्रिसिएशन मैं अपने चैनल पर करवा चुका हूँ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो चीज़ आप देखते हैं उसके लिए मुझे कई घंटों का मेहनत करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, बहुत ही मेहनत करने के बाद ये मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी कमेंट करना, जो भी अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप के बारे में आपको लिंक में दे दिया गया, व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है। और कुछ पूछना होगा तो उसमें नंबर भी दिया है, उस पर आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैसेज करके। तो टू अ स्काईलार्क के बारे में ये पहला वीडियो और लास्ट वीडियो, क्योंकि मैं इसका एक्सप्लेनेशन फिलहाल नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, इसलिए इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन जरूरी है, तो मैं वही करवा देता हूँ। तो अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, मैं अच्छे से समझा देता हूँ। तो चलिए पहले इसको इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करते हैं, क्योंकि हम सारे के सारे क्रिटिकल एप्रिसिएशन हम पॉइंट्स वाइज ही कवर करते हैं, क्योंकि ये देखने में और इसको लिखने का तरीका यही है। ठीक है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन इसी तरीके से ज़्यादा बेहतर होता है। ऐसे ही पैराग्राफ से लिखेगा तो उतना सही नहीं होता है, इसको पॉइंट्स वाइज कवर कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला पार्ट है द पोएम टू अ स्काईलार्क इज़ ब्यूटीफुली कंपोज बाय अ फेमस 90th सेंचुरी इंग्लिश पोएट पीबी शैली। ये जो पोएम है टू अ स्काईलार्क, जो कि कंपोज किसके द्वारा किया गया है, एक फेमस इंग्लिश पोएट है जो कि 90th सेंचुरी के थे। 90th सेंचुरी में इनका 90th सेंचुरी के ये पोएट है पीबी शैली, जो कि एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट है। रोमांटिक पोएट कौन होते हैं? जो कि नेचर के बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो इस पोएम में भी नेचर के बारे में बताया गया है, इसलिए इसके रोमांटिक पोएट कहा जाता है। तो टू अ स्काईलार्क किसके द्वारा कंपोज किया गया है? एक फेमस इंग्लिश पोएट द्वारा, जिसका नाम पीबी शैली है, वो 90th सेंचुरी के थे। और टू द स्काईलार्क और टू अ स्काईलार्क बहुत अलग अलग पोएम है। टू द स्काईलार्क इसी से इंस्पायर होकर बनाया गया है, लिखा गया है। तो टू अ स्काईलार्क में कंफ्यूज नहीं होइएगा, टू अ स्काईलार्क में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, टू अ स्काईलार्क पीबी शैली द्वारा लिखा गया है। अब देखिए, ये जो पोएम है जिसको कंपोज किया गया है पीबी शैली द्वारा, जो कि एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे 90th सेंचुरी के, जिनका पूरा नाम जो था, हिज फुल नेम वाज पर्सी बाइसी शैली। इसका नाम क्या था? पूरा नाम पर्सी बाइसी शैली। ठीक है, अब उसके क्या है, टू अ स्काईलार्क वाज इंस्पायर्ड बाय द सॉन्ग ऑफ रियल स्काईलार्क। और ये जो पोएम है, ये जो पोएम है टू अ स्काईलार्क, ये किससे इंस्पायर होकर लिखा गया था? तो एक स्काईलार्क नाम का पक्षी जो होता है, इसका जो थीम ही है, इसका जो मेन पॉइंट ही है स्काईलार्क। तो इसी जगह जो टाइटल है स्काईलार्क का, तो स्काईलार्क क्या है? एक पक्षी है। वो स्काईलार्क जो पक्षी, वो रियल में जो गाती रहती है, तो वहाँ पे जो है ना, ये पीबी शैली वहाँ पे टहलते रहते हैं, इवनिंग वॉक करते रहते हैं, तो यहाँ पे उनका ये गाना उनका सुनते हैं, तो उसी से इंस्पायर होकर ये लिखा गया, जो कि इसके आगे चर्चा बहुत होगा इसके बारे में। हर्ड इन इटली इन 8020, और ये 8020 की बात है, जहाँ पर इटली में वो रहते थे तभी, और तभी वो इसके बारे में स्काईलार्क के गाना सुने थे, वो स्काईलार्क का गाना सुने थे और इसी से इंस्पायर होकर वो लिखे हुए थे। ठीक है, एंड दिस पोएम इज पब्लिश्ड इन 8020, और इस पोएम को पब्लिश लिखा भी 8020 में गया था और इसको पब्लिश भी 8020 में किया गया था, जस्ट 2 ईयर बिफोर शैले डेथ। और ये 2 ईयर, मतलब शैले के डेथ के, पीबी शैली की डेथ जब हुई थी, उसके सिर्फ 2 ईयर पहले इसको पब्लिश कराया गया था, क्योंकि इसको लिखा भी 2 ईयर पहले ही था। ठीक है, तो ये पब्लिश, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1822 में हुई थी, और इसको पब्लिश, इस पोएम को पब्लिश कराया गया था 1820 में। दिस पोएम वाज इन पब्लिश्ड इन प्रोमेथ्यूज अनबॉन्ड। और देखिए, ये जो पोएम पब्लिश कराया गया था, किस में कराया गया था? प्रोमेथ्यूज अनबॉन्ड में कराया गया था, जो कि शैले का लैरिकल ड्रामा था, जिसमें जो पोएम थे वर्स में लिखे हुए थे। ठीक है, वर्स मतलब एक पोएम के फॉर्म में लिखे हुए थे। अब चलिए आगे चर्चा करते हैं इसी के बारे में। तो मैनी ऑफ शैले ग्रेटेस्ट ऑल्सो अपीयर्ड अलॉन्ग साइड दिस ड्रामा, इंक्लूड ओ टू द वेस्ट विंड, द क्लाउड और ओजीमेंडिस। देखिए, ये जो आपको बताए हैं अभी जस्ट, ये जो है प्रोमेथ्यूज अनबॉन्ड, इसी के साथ साथ कई टू अ स्काईलार्क के साथ साथ कई और पोएम को पब्लिश कराया गया था, जिसमें सबसे बड़ा नाम था टू द वेस्ट विंड का, द क्लाउड का, ओजीमेंडिस का। ठीक है, उसके बाद है शैले रोट टू अ स्काईलार्क व्हाइल लिविंग इन इटली। शैले जो इसको रोट किए थे, इसको जब लिखे हुए थे, तभी क्या था, तभी वो कहाँ रहते थे? इटली में रहते थे। किसके साथ? विथ हिज वाइफ, वो अपने वाइफ के साथ, जिसका नाम था मैरी शैली के साथ वो रहते थे इटली में, ड्यूरिंग इन इवनिंग वॉक। और वो जब इवनिंग वॉक में गए, शाम के समय वो टहलने गए,
तभी वहाँ पे देखते हैं क्या वो जो स्काईलार्क रहती है वो चहचहाती रहती है, तो उसी के बारे में उसी को देख के वो लिखते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके थीम की बात करें तो द थीम ऑफ शैले पोएम टू अ स्काईलार्क का थीम की बात करें तो इज़ द पावर ऑफ नेचर। ये नेचर की, ये प्रकृति के पावर को दिखाता है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है एक मैंस की लाइफ का। ठीक है, एक इंसान की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है नेचर, और ये नेचर की पावर को दिखाता है स्पेसिफिकली थ्रू द मीडियम ऑफ पोएट्री। और वो किस मीडियम से करवाता है? पोएट्री के माध्यम से। ठीक है, एंड मेजेस्टी ऑफ द डिविनिटी ऑफ नेचर। और ये क्या दिखाता है इस पोएम में? नेचर की, मतलब प्रकृति की मेजेस्टी को और डिविनिटी को दिखाता है। अब इसके फॉर्म की बात करें, मीटर की बात करें, राइमिंग स्कीम की बात करें, तो जो कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, द पोएम इज कंसिस्ट ऑफ 21 स्टेंजा। इस पोएम, जो ये पोएम है टू स्काईलार्क, इसमें कितने स्टेंजा है? 21 स्टेंजा एंड 5 लाइन्स ईच। और सारे के सारे स्टेंजा जो है 5 लाइन्स के हैं। तो टोटल स्टेंजा कितना हो गया? 21 × 5 इज इक्वल टू 105। ठीक है, तो 105 लाइन्स है इसमें पूरे के पूरे। तो इसमें कितना है? देखिए 21 स्टेंजा है 5-5 लाइन के, तो 105 लाइन्स पूरे के पूरे हो गया। अब इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइमिंग स्कीम है सारे के सारे स्टेंजा का ए बी और बी, ए बी बी। ठीक है, और उसके बाद टू अ स्काईलार्क हैज़ 2 डिफरेंट मीटर। इसमें जो मीटर इस्तेमाल किए गए 2 तरह के मीटर होते हैं, मतलब इसमें 2 तरह के मीटर इस्तेमाल किए गए हैं। द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ ईच स्टेंजा इज रिटेक ट्राईमीटर। इसमें जो है जितने जो देखिए पहले 4 लाइन का जो स्टेंजा है, पहले 4 लाइन जो है स्टेंजा के, वो ट्रोकैक ट्राईमीटर के रूप में लिखा गया। अब ट्रोकैक ट्राईमीटर क्या होता है? तो जिसमें ट्रोकैक का मतलब होता है जिसमें एक स्ट्रेस वर्ड हो और एक अनस्ट्रेस वर्ड हो, मतलब दोनों के जुड़कर एक वर्ड बनाया गया जिसमें एक तरफ स्ट्रेस हो एक तरफ अनस्ट्रेस हो। स्ट्रेस और अनस्ट्रेस को ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, ऐसे करके जो यहाँ पे मैंने दर्शा दिया ऐसे दिखाया जाता है, स्ट्रेस को ऐसे और अनस्ट्रेस को ऐसे, यू के तरह। अब ट्राईमीटर जो होता है, ट्रोकैक का मतलब होता है एक स्ट्रेस होगा उसमें वर्ड के अंदर और एक अनस्ट्रेस होगा, जो कि मैं अच्छे से समझा चुका हूँ इसे 2 लेक्चर में, टू द एबव द सेंट एग्निस के 2nd लेक्चर में, और एक और लेक्चर जो था लिटरेरी टर्म का 3रा लेक्चर शायद, उसमें समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ट्रोकैक क्या होता है? जिसमें एक स्ट्रेस वर्ड होता है और एक अनस्ट्रेस, दोनों को मिलकर एक वर्ड बनता है। अब देखिए ट्राईमीटर का मतलब क्या है? तो जिसमें 3 ट्रोकैक हो, तो 3 ट्रोकैक वाले के जो 3 ट्रोकैक हो मतलब 3 ट्रोकैक है उसमें, तो ट्रोकैक ट्राईमीटर में लिखा गया है, मतलब उसमें 3 ट्रोकैक होगा। और इसमें मतलब ये 4 लाइन ऊपर की किस में लिखा गया है? 3 ट्रोकैक में। ठीक है, और उसके बाद क्या है? द लास्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा रिटन इन आयम्बिक हेक्सामीटर। आयम्बिक का मतलब होता है कि जिसमें आयम का मतलब होता है स्ट्रेस और अनस्ट्रेस, सेम टू सेम। स्ट्रेस होता है एक चीज उसमें और एक होता है अनस्ट्रेस, दोनों को मिलके एक वर्ड बना रहता है। ठीक है, जो कि एक आयाम कहलाता है। और आयाम का उसके बाद है हेक्सामीटर का मतलब क्या है? जिसमें 6 आयाम हो। तो आयम्बिक पेंटामीटर मैं समझा चुका हूँ द ईव ऑफ सेंट एग्निस को, उसको अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या है? पहला 4 लाइन क्या है? ट्रोकैक ट्राईमीटर में लिखा गया है, और लास्ट लाइन है आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखा गया है। तो इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके फिगर ऑफ स्पीच के लास्ट में बात करेंगे। तो चलिए आप इसके बारे में सेंट्रल आइडिया की बात कर लेते हैं कि इस पोएम की समरी क्या है, इसके बारे इसके अंदर है क्या, सेंट्रल में है क्या इसके अंदर। तो चलिए इसमें देखिए, The poem To a Skylark is the finest poem about powerful grace and beauty of a skylark bird song। देखिए द पोएम जो है ये टू द स्काईलार्क, ये एक फाइनेस्ट पोएम है, एक बहुत ही अच्छी पोएम है जो कि दिखाता है किस चीज़ के बारे में? पावरफुल ग्रेस को दिखाता है और सुंदरता को दिखाता है। किसके? स्काईलार्क के सॉन्ग का। स्काईलार्क जो बर्ड है उसके सॉन्ग की सुंदरता और उसकी पावरफुल ग्रेस जो है उसको दिखाता है। ये एक बहुत ही अच्छा पोएम है। अब उसके बाद क्या है? इन दिस पोएम द पोएट डिपिक्ट्स how nature possessed healing power which could enable people to transcend their everyday circumstances and anxiety। और देखिए ये पोएम जो डिपिक्ट करता है किसी चीज़ को, ऐसे चीज़ों को, देखिए जैसे हर इंसान की लाइफ में सर्कमस्टांसेस है, एंग्जाइटी है, ये सारी चीज़ है। ठीक है, तो वो इस पोएम के माध्यम से क्या करता है? ये जो स्काईलर क्या करता है? हील करता है, उसको सुखा देता है जब उसका गाना कोई सुनता है, तो ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हीलिंग का पावर है उसके पास, क्योंकि उसका गाना सुनते ही सबका स्ट्रेस लेवल बहुत ही कम हो जाता है। इन पोएट पीबी शैली डिस्क्राइब अ ब्यूटीफुल एंड पीसफुल स्किन इन नेचर। क्या है?
इन पोएम पी बी शैली की इस पोएम में क्या है, इफ द पोएट मतलब ये जो पोएट है पी बी शैली, वो क्या है, डिस्क्राइब अ ब्यूटीफुल एंड पीसफुल स्किन इन नेचर, नेचर का एक बहुत ही सुंदर और पीसफुल सीन को दिखाता है। द पोएट हियर्स, जो कि पोएट सुनता है स्काईलार्क सॉन्ग इन द सनी मॉर्निंग, जो कि पोएट जो सुनते हैं स्काईलार्क का सॉन्ग इन सनी मॉर्निंग, सुबह के समय वो उनके गाना को सुनते हैं, ठीक है। तो उसी के सुनने के बाद ये बोल रहे हैं पी बी शैली कि ये पीसफुल और ब्यूटीफुल सीन है नेचर का। उसके बाद क्या है, द स्काईलार्क सीम टू बी हैंगिंग बिटवीन द स्काई एंड द अर्थ। देखिए, द स्काईलार्क सीम्स to be hanging between sky and the earth. The skylark seen to the melodious from the beach, butterfly, trees surrounding nature, blooms of the tree, प्रूम ऑफ द ट्यून ऑफ द वर्ड। और देखिए ये स्काईलार्क का सॉन्ग ऐसा है ना कि इतना अच्छा है कि उसकी सॉन्ग को मेलोडियस सॉन्ग बोला गया है, मतलब मधुर, उसकी जो सॉन्ग है वो मधुर गाती है, स्काईलार्क बहुत ही मधुर गाती है, जिसके वजह से बटरफ्लाई जो है, आसपास की बटरफ्लाई जो होती है, तितलियाँ वगैरह, ट्री वगैरह, पेड़ वगैरह और आसपास का सराउंडिंग जो है वो ब्लूम करता है, खिलखिला उठता है, किसके ट्यून को सुनकर, स्काईलार्क द बर्ड के बर्ड मतलब वो चिड़िया, जो कि स्काईलार्क के गाने को सुनकर जो आसपास की जितनी भी है सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग्स नेचर है, ट्रीज है, बटरफ्लाइज है, ये सारे के सारे चीज़ें इसके गाने को सुन के क्या करती है, खिलखिला उठती है। द पोएट प्रेज स्काईलार्क एज अ जॉयस, और पोएट क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं स्काईलार्क के, किस तरह से, जॉयस स्पिरिट बोल के, उसको ऐसा जॉयस स्पिरिट बोलते हैं। जॉयस स्पिरिट का मतलब ये जो कि जन्नत से आया हुआ है उसको बोला जाता है, ठीक है, जॉयस स्पिरिट बोलते हैं। अब चलिए इसके आगे चर्चा करें, तो इसके आगे है, द पोएट further says that the sun so start setting and a golden light spread all around। और देखिए ऐसा, उसके बाद फर्दर वो बोलते हैं कि ऐसा स्टार्ट सेटिंग अ गोल्डन लाइट, देखिए, और पूरे उस शाम के समय हो गया रहता है उस टाइम। उसके बाद आगे जब बात होती है तो वहाँ पे पोएट बोलते हैं कि अब शाम का समय हो चुका है, मतलब गोल्डन लाइट हो चुका है, पूरे पृथ्वी पर गोल्डन लाइट दिख रहा है, बट स्काईलार्क कंटिन्यू टू फ्लाई इन द स्काई रिगार्डलेस इट्स फन। और लेकिन स्काईलार्क जो है वो इधर उधर देखे, रिगार्डलेस मतलब इधर उधर देखे बिना वो फ्लाई कर रही है, वो उड़ रही है। स्काईलार्क मर्ज इनटू दैट एवरी इवनिंग एंड नॉट विजिबल टू द पोएट। और क्या करती है, थोड़ी देर में शाम हो जाती है और वो पोएट को दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है, स्काईलार्क अब। बट द पोएट सैन स्टिल हियर हाई पिच्ड वॉइस, लेकिन उसकी आवाज़ जो होती है, स्काईलार्क की जो गाने की आवाज़ होती है, वो पोएट को अब भी सुनाई में दे रहा है। आफ्टर दैट द पोएट कंपेयर्स मैनी थिंग, और बाद में वो कंपेयर करते हैं किस चीज़ को, स्काईलार्क को, बहुत ही सारी चीज़ों को, जैसे उसको फ्री सोल बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप फ्री सोल बोलते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे यंग वोमेन की तरह से उसको बोलते हैं। उसके बाद गोल्डन ग्रो वर्म, फ्री सोल है, जैसे कि वो फ्री सोल है, एक ऐसी आत्मा है जिसपे किसी का डिपेंडेंसी नहीं है, उसको किसी का चिंता नहीं है, एक यंग वोमेन की, एक एनर्जेटिक वोमेन की तरह उसको बताता है। गोल्डन ग्रो वर्म में एक कीड़ा होता है जो कि एक ही जगह पे इधर उधर घूमता रहता है, तो गोल्डन ग्रो वर्म से भी उसको कंपेयर किया जाता है। उसका रोज से कंपेयर किया जाता है, गुलाब से। इसके लास्ट में क्या किया जाता है, लास्टली कंपेयर स्काईलार्क विथ अस, और लास्ट में कंपेयर करते हैं वो खुद से, ठीक है, स्काईलार्क का पी बी शैली खुद से करते हैं। अब देखिए इस माध्यम से एट द ड्यूरिंग ऑफ द पोएम, और लास्ट में क्या है, इस पोएम के दौरान द पोएट ट्राई टू शो दैट द पीपल लुक टुवर्ड्स द पास्ट एंड द फ्यूचर बट वी ऑल फॉरगेट द प्रेजेंट टाइम। इस माध्यम से बताना चाहते हैं जो पोएट है कि प्रेजेंट और पास्ट, जो फ्यूचर और पास्ट के चक्कर में लोग प्रेजेंट को भूल जाते हैं, जो कि गलत बात है। प्रेजेंट को भी एंजॉय करना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैंने काट चुका, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं लिखना चाहता था। सो पोएट टेल्स दैट वी हैव ब्लिस टू नेचर एलिमेंट, क्या बोला जा रहा है, इसलिए हमें पोएट्स के इस ब्लिस को, इस जो ये जो है स्काईलार्क जो नेचर का एक एलिमेंट है, इसके ब्लिस को हमको उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि सो पोएट टेल्स दैट वी हैव ब्लिस टू नेचर ऑफ एलिमेंट, इस नेचर के एलिमेंट को, स्काईलार्क को, हमको नेचर की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझनी चाहिए, जो कि प्रेजेंट और पास्ट।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, एट ड्यूरिंग द एंड ऑफ द पोएम, लास्ट में इस पोएम के दौरान क्या बोला जाता है, द पोएट ट्राई टू शो दैट द पीपल टुक टुवर्ड्स द पास्ट एंड फ्यूचर। लोग क्या करते हैं, अपने पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में अपने प्रेजेंट टाइम को भूल जाते हैं, जो कि गलत बात है। अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे जो भी सिचुएशन हो। सो पोएट टेल्स दैट वी हैव ब्लिस टू नेचर ऑफ एलिमेंट। तब हमें इस प्रकार हमें ये जो नेचर है, ये जो नेचर का एक एलिमेंट है स्काईलार्क, उसका हमको क्या आभारी होना चाहिए, उसके जो कि आभारी होना चाहिए, चूँकि वो हमारे स्ट्रेस को काफ़ी कम करता है, ब्लिस करता है। ठीक है, अब क्या करता है उसके बाद है कंक्लूजन की बात कर ले जाए तो यहाँ पे है, दस वी कैन से दैट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम वेयर पी.बी. शैली इज़ ब्यूटीफुली यूजेज लिटरेरी डिवाइस लाइक सिमली, एजोनेंस, कंजोनेंस, एलिट्रेशन एज वेल एज मैनी सिम्बल्स। ये जो पोएम है टू अ स्काईलार्क, ये काफ़ी फेमस पोएम है पी.बी. शैले का, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसमें यूज़ किया गया है लिटरेरी डिवाइस का, फिगर ऑफ स्पीच का, लाइक जैसे में सिमली का, एजोनेंस का, कंजोनेंस का, अलिट्रेशन का, साथ इसमें सिम्बॉलिक का, सिम्बॉल का भी बहुत अच्छा से यूज़ हुआ है। ऑल लिटरेरी डिवाइसेस हैज़ मेड दिस पोएम सुपर्ब। और जितने भी लिटरेरी डिवाइस है इस पोएम को क्या करता है, सुपर्ब बनाता है। एंड इस फिगरेटिव लैंग्वेज, और ये फिगरेटिव जितना भी चीज़ें लिखी जाती है वो फिगर एक फॉर्म करता है, तो ये फिगरेटिव लैंग्वेज जो है ये भी बहुत ही इम्प्रेसिव है। एंड द पोएम स्काईलार्क इज़ वेरी अप्रिसिएबल एंड रिप्रेजेंटेटिव पोएम। और ये जो पोएम इतने अच्छे तरह से लिखा गया है पी.बी. शैली के द्वारा, तो हमको इस पोएम को अप्रिसिएट करना चाहिए। और ये रिप्रेजेंटेटिव पोएम है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ही अच्छा पोएम है, रिप्रेजेंटेटिव पोएम है। तो इसी के साथ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और ये वाला क्रिटिकल एप्रिसिएशन का पार्ट जो था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। बस अब पेपर 1 और द रैप ऑफ द लॉग, जो कि आज से कल तक ख़त्म हो जाएगी कैसे भी करके।